आज हम ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत पाठ का अध्ययन करेंगे। आखिर ऊर्जा है क्या? ऊर्जा द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है और इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा शब्द का आविष्कार आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने किया था। अनुसार ऊर्जा के अंदर कार्य छिपा है। उस ऊर्जा के उपयोग से कार्य कर सकते हैं। जितना अधिक हम कार्य करेंगे उतनी अधिक ऊर्जा की खपत होगी और हमें थकान महसूस होगी। इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य और ऊर्जा। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तब मुख्यतः अपने शरीर की रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग करता था। फिर पालतू जानवरों की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। नदी व पानी के बहाव से जहाज चलाना सीखा। लकड़ी और वसा को ईंधन जैसे इस्तेमाल करके आग की ऊर्जा का उपयोग शुरू किया। आग लोगों को सर्दी में गर्मी प्रदान करती और आग से रात में प्रकाश भी मिलता। 1700 में सन 1700 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। पहली बार ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। इंजन के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह कोयला उपयोग में लिया गया। 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनने लगे। इनका उपयोग कारों, ट्रकों, बसों, जहाजों, हवाई जहाजों इत्यादि को चलाने के लिए होता है। तेल घरों को गर्म करने और विद्युत पैदा करने के लिए भी उपयोग में आने लगा। तेल और कोयले के अलावा भी कई और स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति हो सकती है। आणविक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। पानी और हवा के बहाव की धाराओं का उपयोग कर सकते हैं। समुद्र में ज्वार भाटे द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पृथ्वी के भीतर छिपी अपार ऊष्मा का भी उपयोग किया जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा कई जरूरतों को पूरा कर सकती है। ऊर्जा के प्रकार एवं स्वरूप। सुबह सुबह हम नाश्ता लेते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा नाश्ता लेते हैं। पैदल या साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा हुआ। रोशनी से भरपूर कक्षा में प्रवेश करते हैं तो ये प्रकाश ऊर्जा। अपने दोस्तों की बातें सुनते अपनी बात कहते हैं तो ये ध्वनि ऊर्जा। खेलते समय बाल उछालते हैं तब वह वापस हमारे हाथ में आ जाती है तो ये गुरुत्वीय ऊर्जा। पंखे की हवा का आनंद लेते हैं, ये विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह ऊर्जा के स्वरूप हैं। मुख्यतः ऊर्जा के
दो श्रेणियों में सम्मिलित हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा एवं स्थिति की ऊर्जा है, जबकि गतिज ऊर्जा कण में गति के कारण ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा, परमाणुओं एवं अणुओं के बंधों में संग्रहित ऊर्जा है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा है, यूरेनियम परमाणु का नाभिक। अब यांत्रिक ऊर्जा वस्तुओं में बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संग्रहित ऊर्जा है, जैसे स्प्रिंग, तने हुए रबर। गुरुत्वीय ऊर्जा स्थान अथवा स्थिति की ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा है। जल विद्युत बांध के पीछे के जलाशय में संग्रहित पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जब वह पानी टरबाइन को घुमाने के लिए छोड़ा जाता है तो यह गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। इसी तरह गतिज ऊर्जा के उदाहरण विकिरण ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो अनुप्रस्थ तरंगों में गति करती है, जैसे एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो किरणें। तापीय ऊर्जा पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है, पदार्थ के भीतर परमाणु एवं अणु के कंपन एवं गति है। भूतापीय ऊर्जा। गति ऊर्जा किसी वस्तु अथवा पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना गति है। पवन ऊर्जा इसके उदाहरण। ध्वनि ऊर्जा, ऊर्जा का अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न एवं विरलन में पदार्थों में होकर गमन करता है। विद्युत ऊर्जा बिजली का चमकना इसके उदाहरण है। ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हो? ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हो? जब कोई निर्जीव वस्तु कार्य करती है तब वह निश्चित ही गतिशील होती है। स्थिर हवा, स्थिर पानी, स्थिर पत्थर में किसी चीज को हिलाने, बहाने या तोड़ने की क्षमता नहीं होती, जबकि तेज हवा का झोंका पेड़ को गिरा सकता है, बहता पानी जहाज को आगे ढकेल सकता है। क्योंकि गतिशील चीजें कार्य कर सकती है, इसीलिए गतिशील पदार्थ में निश्चित ही कोई ऊर्जा होगी। इसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। भारी और हल्की वस्तु एक समान गति से आ रही हो तो भारी वस्तु में हल्की वस्तु की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। एक पत्थर जो पहाड़ी के सिरे पर स्थित है, हवा का एक तेज झोंका उसे हिला सकता है। जैसे जैसे ढलान पर नीचे लुढ़कता है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। गिरती हुई वस्तु की गति तेज और फिर और तेज होती जाती है। अंत में तेज गति का पत्थर जब जमीन से टकराता है तो वह कुछ काम करता है, जैसे वह किसी अन्य वस्तु को चकनाचूर कर सकता है। वस्तु जमीन से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगी वो उतना ही अधिक दूरी पर गिरेगी और उसकी उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। सभी वस्तुओं में अंतर्निहित ऊर्जा होती है। जब तक कुछ ऐसा न हो जिससे उस वस्तु की अंतर्निहित ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित हो, तब तक उसकी ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं कह पाते। जब कोई पटाखा फूटता है तब उसकी अंतर्निहित रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ सारणी में दिखाया गया है
टार्च बैटरी, तो इसमें संग्रहित ऊर्जा के रूपांतरण के लिए क्या करना होगा, स्विच को ऑन करने पर, यानी बैटरी का स्विच को ऑन करेंगे तभी ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जैसे उदाहरण के लिए ऊंची सतह पर स्थित पानी की टंकी से पानी गिरना, तो ये क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। पहले स्थितिज ऊर्जा था, फिर ये गतिज ऊर्जा में बदल गया। दूसरा है हथेलियों को आपस में रगड़ने पर हथेलियों का गर्म हो जाना। ये हथेलियों यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। अब स्प्रिंग को दबाना, ये भी यांत्रिक ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, जब दबाते हैं तो। इसी तरह विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पादन, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। उसी प्रकार टार्च का जलना, ये टार्च का जो सेल है, टार्च, ये रासायनिक ऊर्जा है उसमें, तो जब स्विच ऑन करते हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो चाकू का किसी पत्थर पर टकराना, जैसे कोई चाकू है उसको वो पत्थर से टकराएगा तो क्या होगा, पहले वहां जो यांत्रिक ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। यही नहीं, ऊर्जा निरंतर ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित भी होते रहती है। जिस भी विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, चाहे वह बैटरी से चले या किसी विद्युत के पाइप से चले, वह विद्युत ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ज्यादातर ऊर्जा उपयोगी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, किंतु कुछ ऊर्जा की मात्रा व्यय हो जाती है या उपयोगी नहीं होती। जो भी हो, विद्युत ऊर्जा की पूरी मात्रा का रूपांतरण होता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यहाँ पर सारणी में दिया गया है, जैसे टीवी है, टीवी में क्या होता है, प्रकाश व ध्वनि ऊर्जा, इसका तो हम उपयोग करते हैं, लेकिन टीवी व वातावरण में जो ऊष्मा ऊर्जा है वो व्यय हो जाता है। इसी तरह हेयर ड्रायर में वायु की ऊष्मीय एवं गतिज ऊर्जा का तो उपयोग होता है, लेकिन वहां का जो ध्वनि ऊर्जा है वो व्यय हो जाता है। यहाँ पर वैसी ओवन, पंखा में भी जैसे गतिज ऊर्जा है उसका उपयोग हो रहा है और उसका जो पंखा में जो आवाज करता है वो व्यय हो जाता है, उसका उपयोग नहीं है। उपयोगी ऊर्जा के इस प्रकार के व्यय से बचा नहीं जा सकता। हाँ, इसे कम जरूर किया जा सकता है। टंगस्टन के बारे में, बल्ब में विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यहाँ पर दिखाया गया है 3 प्रकार के बल्ब, टंगस्टन बल्ब, CFL बल्ब और LED। तो यहाँ पर जो टंगस्टन बल्ब है, इसमें 90% ऊष्मीय ऊर्जा होती है और 10% जो है प्रकाशीय ऊर्जा होता है। हमको प्रकाश चाहिए, ऊष्मा नहीं। तो ये CFL, इसमें 30% ऊष्मीय ऊर्जा और 70% प्रकाशीय ऊर्जा देता है, यानी टंगस्टन से अच्छा है।
और एलईडी में 5% ऊष्मीय ऊर्जा और 95% प्रकाशीय ऊर्जा। ये सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पूरा 95% प्रकाश देता है, केवल 5% ही ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय होता है। सबसे अच्छा एलईडी इन तीनों में से। ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊष्मा और ताप में ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार से हो सकता है: संवहन, चालन और विकिरण। ऊष्मीय ऊर्जा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होगी तो इस व्यय को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा को किसी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कोयला, नाभिकीय विखंडन या पनबिजली ऊर्जा घर हो सकता है। कारों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल ईंधन से प्राप्त हो सकती है। इन्हें ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। आज हमारे देश को सबसे अधिक आवश्यकता ऐसे स्रोतों की है जिनसे हमारे देश की बढ़ती विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है।